हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके को देखने वाले हैं और इसकी पूरे सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी गई है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए। ये अप्रैल महीने का पहला वीडियो होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फायर आइस से हाइड्रोजन के निष्कर्षण की घोषणा की है। तो जो फायर आइस होता है ये मीथेन हाइड्रेट होता है। तो मीथेन देखिए, मीथेन में CH4 मीथेन का फार्मूला होता है, तो इसमें हाइड्रोजन होता है। तो इस फायर आइस से यानी मीथेन हाइड्रेट से हाइड्रोजन के निष्कर्षण की घोषणा की है। तो ये करने वाला देश है दोस्तों जापान। तो ऑप्शन नंबर सी जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो जापान ने हाल ही में घोषणा की है कि मोडेक समुद्री बेड या सी बेड से मीथेन हाइड्रेट या फायर आइस निकाल रहा होगा। और जो मीथेन हाइड्रेट है, मीथेन हाइड्रेट को फायर आइस के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक होती है ड्राई आइस। तो इस अगला क्वेश्चन यही है कि जो ड्राई आइस है और ये फायर आइस है, इसमें क्या अंतर है। तो ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ तरल कार्बन डाइऑक्साइड है। तरल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है। और फायर आइस मीथेन डाइऑक्साइड है। तो फायर आइस अभी आपको बताया गया है कि जो फायर आइस है ये मीथेन हाइड्रेट है। और जो ड्राई आइस यानी जो सूखी बर्फ है ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड पार्ट, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 क्या लिखा है कि ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और फायर आइस मीथेन हाइड्रेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो देखिए ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 है, जबकि फायर आइस मीथेन हाइड्रेट है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसको देखिए उड़ीसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1936 में हुई थी। तो 1936 में उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया था, जिसके कारण 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा दिवस के स्थापना दिवस को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो उत्कल दिवस किससे संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस से। अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए पश्चिमी और उत्तरी जिले बंगाल राज्य का हिस्सा बन गए। मतलब जो उड़ीसा के पश्चिमी और उत्तरी जिले थे वो जो है बंगाल राज्य का हिस्सा बन गए। और जो दूसरा कथन है, राज्य बिहार से अलग हो गया और 1936 में एक अलग प्रांत बन गया। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पश्चिमी और उत्तरी जिले, जो इसके पश्चिमी और उत्तरी जिले थे बंगाल राज्य का हिस्सा बन गए, जबकि तटीय क्षेत्र बिहार और उड़ीसा, मतलब जो पहले उड़ीसा था, ये इसके प्रमुख नेताओं के तहत 3 दशकों की क्रांति के बाद, मतलब इसको अलग राज्य बनाने के लिए 3 दशक की क्रांति हुई, लगभग 30 साल तक। तो राज्य बिहार से अलग हो गया। मतलब बिहार से अलग होकर 1936 मतलब 1 अप्रैल 1936 को एक अलग प्रांत बन गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं उड़ीसा की ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां है और जनसंख्या के हिसाब से जो है ये 11वां है। क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां राज्य कौन सा है, उड़ीसा। और जनसंख्या के हिसाब से 11वां राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान की कौन सी कंपनी समुद्री बेट, जो जापान की कंपनी समुद्री बेट से फायर आइस निकालने का काम कर रही है, तो उस कंपनी का नाम हमें बताना है। तो उस कंपनी का नाम है मोडेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोडेक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि
एक ही बार में मतलब एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। तो एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो ये दिया जा सकता है दोस्तों 3 व्यक्तियों को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पद्म पुरस्कार से संबंधित हमें कुछ कथन दिए गए हैं और इस पे हमें चर्चा करनी है। तो पहला कथन है कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। पद्म पुरस्कार देने के लिए जो समिति का गठन किया जाता है उसकी जो है उसका गठन प्रधानमंत्री करते हैं और एक वर्ष में जो है पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मतलब मरणोपरांत पुरस्कार और विदेशियों को छोड़कर, मतलब जो मरणोपरांत भी पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं और विदेशियों को भी जो दिए जाते हैं, इनको छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने पशुओं में पहली बार कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है। मतलब पशुओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत किया है। तो ये करने वाला राज्य है दोस्तों रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। वैक्सीन कार्निवैल कोव, देखिए इसका नाम है वैक्सीन कार्निवैल कोव। रूस में पशु स्वास्थ्य के लिए, ये नाम देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, कि संघीय केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ये जो है इसके सेंटर का नाम है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। रामसर साइटों की सबसे बड़ी संख्या किस देश में। देखिए बिल्कुल स्टैटिक प्रश्न है। तो ये किस देश का है, तो ये है यूके में। चूँकि यूके में कितने 175 रामसर साइट हैं, तो जो कि किसी भी महाद्वीप में सबसे किसी भी देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। तो देखिए 175 रामसर साइटों के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में दुनिया में रामसर साइटों की सबसे बड़ी संख्या है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जगह पर न्यूट्रिनो डिटेक्टर टेलीस्कोप मौजूद नहीं है। तो ये देखिए न्यूट्रिनो डिटेक्टर टेलीस्कोप अंटार्कटिका में भी है, रूस में भी है, भूमध्य सागर में भी है और ऑस्ट्रेलिया में ये मौजूद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न भी देखिए इसी से संबंधित है। भूमध्य सागर में न्यूट्रिनो डिटेक्टर सुविधा किसे कहते हैं। तो जो भूमध्य सागर में जो न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाया गया है उसको क्या नाम दिया गया है, ये जो है प्रश्न है। तो इसको नाम दिया गया है एंटारेस। ऑप्शन नंबर सी ANTARES। ऑप्शन नंबर सी एंटारेस। अब देखिए इसका कुछ फुल फॉर्म है, तो आइए हम लोग फुल फॉर्म के बारे में भी देखते हैं। तो एंटारेस मतलब एस्ट्रोनॉमी विथ अ न्यूट्रिनो टेलीस्कोप एंड अभ्यास इन्वायरमेंटल रिसर्च। एंटारेस का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो भूमध्य सागर में पहला ऑपरेशन ये देखिए चेरेनकोव न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। चेरेनकोव न्यूट्रिनो टेलीस्कोप भूमध्य सागर का पहला ऑपरेशनल टेलीस्कोप है और वो भी कौन सा, न्यूट्रिनो का। अगला प्रश्न भी देखिए न्यूट्रिनो से संबंधित है कि न्यूट्रिनो पर क्या चार्ज होते हैं। तो न्यूट्रिनो पे देखिए ना तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना ही निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव एंड निगेटिव ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए न्यूट्रिनो जो है सभी पहलुओं में एक इलेक्ट्रॉन के समान है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन की तरह कोई चार्ज कैरी नहीं करता। इलेक्ट्रॉन पर तो जो है निगेटिव चार्ज होता, माइनस चार्ज होता है, तो इस पर कोई चार्ज कैरी नहीं करता। बाकी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन से ही मिलती जुलती हैं। अगला प्रश्न है देखिए लार्ज हैड्रोन कॉलिडेर कहाँ स्थित है। तो ये जिनेवा में स्थित है। तो लार्ज हैड्रोन कॉलिडेर जिनेवा स्विट्जरलैंड में सर्न की फैसिलिटी में स्थित है। तो आइए देखते हैं ये सर्न की फैसिलिटी क्या है अगले प्रश्न में।
तो सर्न में लार्ज हैड्रन कॉलिडेर का उद्देश्य क्या है? ये जो सर्न मतलब जो ये सर्न है इसमें जो स्थित है लार्ज हैड्रन कॉलिडेर, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखिए मानव जाति के लिए अज्ञात पदार्थ के कणों का पता लगाना, करेक्ट है। और दूसरा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना, तो करेक्ट है दोनों के दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो सर्न के भौतिक वैज्ञानिक एक छोटे से क्षेत्र में शुरुआत के समान स्थिति बनाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया में पदार्थ के नए कणों का पता लगाया हो सकता है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये या तो यूपी पीसीएस 2021 में पूछा जाएगा, अगर उसमें नहीं आया तो आरओ में कन्फर्म है इस प्रश्न का आना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो दुनिया की पहली जहाज सुरंग कहाँ से गुजरेगी? तो मतलब जहाज के लिए सुरंग बनाई जा रही, वो कहाँ से गुजरेगी? तो ये गुजरेगी दोस्तों, कहाँ से गुजरेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाथवेट पेनिनसुला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्टाथवेट पेनिनसुला से गुजरेगी पहली जहाज सुरंग, वो भी दुनिया की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए इसकी व्याख्या में कि जहाज सुरंग उत्तर पश्चिम नॉर्वे में, पहली चीज़ तो ये किस देश में? तो नॉर्वे में पर्वतीय स्टाथवेट पेनिनसुला से होकर गुजरेगी, मतलब उत्तर पश्चिम नॉर्वे के में पर्वतीय स्टाथवेट पेनिनसुला से होकर गुजरेगी पहली जहाज सुरंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्वे में जहाज सुरंग के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। देखिए अभी तो नॉर्वे जहाज सुरंग कहाँ से गुजरेगी? नॉर्वे से। अब इस जहाज के बारे में हमें कुछ कथन को चुनना है। तो ये दुनिया की पहली जहाज सुरंग है, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी देखिए लंबाई कितनी है? 1.6 मील लंबी है और 118 फीट चौड़ी सुरंग होगी, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मतलब इसकी जो लंबाई है 1.06 मील लंबी है और 118 फीट चौड़ी सुरंग है, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि नॉर्वे दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण करेगा। यह 1.06 मील लंबी और 118 फीट चौड़ी सुरंग है और इसे 2022 से बनाया जाएगा, मतलब अभी इसको काम जो है 2022 से शुरू होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल का, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसकी देखिए कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसकी कुछ थीम होती है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है देखिए बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, मतलब जो लोगों के लिए जो है एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया बनाने के साथ जो है बनाने को ध्यान में रखकर इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। तो इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों को याद ना हुई हो तो लिख लीजिए या इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा तो याद हो जाएगी। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवेयर, मतलब एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए लोगों को एक साथ लाने के लिए स्वास्थ्य असमानताओं को खत्म करने पर केंद्रित है। इसकी थीम हिंदी वाली एक बार फिर से देख लीजिए। लोगों को एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए लोगों को एक साथ लाने के लिए स्वास्थ्य असमानताओं को खत्म करने पर केंद्रित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य दिवस क्या दर्शाता है? कभी कभी ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो स्वास्थ्य दिवस क्या दर्शाता है?
तो ये दर्शाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्षगांठ का प्रतीक है, मतलब इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्षगांठ का प्रतीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में मिल गए तो काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है। तो विजन एग्ज़ाम परिवार को सब्सक्राइब रखिए और जुड़े रहिए विजन एग्ज़ाम परिवार के साथ। विजन एग्ज़ाम परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।